पता नहीं यार, मौसम इतना ज्यादा चेंज हो रहा है इस बार ना, ठंड और गर्मी, सॉरी बारिश और गर्मी दोनों आपस में मिल गए हैं। यस सर। तुम्हारे पास भी ऐसा ही हो रहा है क्या हिमाचल में? शाम को सोते हैं गर्मी छोड़ के और सुबह बारिश आई मिलती है ना। रात को ऐसा लगता है लू चल जाएगी, और सुबह उठते हैं तो ऐसा लगता है भाई कंबल कहाँ है मेरा, जल्दी कंबल दो। किसी कोई सर बेचारा यहाँ तो रात को भी कंबल की जरूरत पड़ती है। वही तो यहाँ पे तो रजाई की पड़ती है। अब शाम को बंदा सोए इस उम्मीद में कि गर्मी पड़ी हुई है, और सुबह तक कंबल की रिक्वायरमेंट आ जाए, और गलती से कोई कूलर चला के सो जाए तो फिर तो वही फिर वही हाल होता है, गर्म चाय पी के पड़ाना पड़ता है। तो वही कहानी मेरे साथ हो रही है। ऐसा कुछ बीमार नहीं हो रखा पर है ना, एक हो जाता है ठंड सी बैठ जाती है, वो हिसाब हो रखा है। चलो कोई बात नहीं, भगवान को यही मंजूर है तो यही सही, नहीं भाई? यस सर। यस सर। तो अब तक किसी को डाउट नहीं है, तो फिर अब क्या होगा ना, हमने 1D डिस्ट्रीब्यूशन के लिए देख लिया, तो स्वाभाविक सी बात है नेक्स्ट विल बी 2 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन। इसको क्या बोलते थे सिग्मा जब हमने डिफाइन किया था? यस सर। यस सर बोलते थे। डेंसिटी क्या बोलते? सरफेस चार्ज डेंसिटी सरफेस सरफेस चार्ज। कितने बच्चों को ये बात याद है? थोड़ी धुआं भी याद है तो एंट्री कर लो कि हाँ सर कुछ तो पता है। हाँ ठीक है चलो, जिनको याद नहीं है वो नोट पढ़ा करो। इसमें थोड़ा और पानी डालते हैं, गर्म पानी। तो सही है, कर लो हाथ नीचे कर लो। अब क्या करेंगे, हमने 1D के लिए देख लिया, लीनियर के लिए कोस लो की मदद से हमने ई निकाल लिया। यहाँ पे हमारा टारगेट है ई फाइंड आउट करना, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है यहाँ पे। तो देखो भैया क्या करेंगे, यहाँ पे गॉसियन सरफेस जो हम इमेजिन करेंगे दैट विल बी अ सिलेंड्रिकल सरफेस, है ना। सिलेंड्रिकल सरफेस इमेजिन कर लिया। सिलेंडर इमेजिन करना क्यों जरूरी था? क्योंकि गॉसियन सरफेस क्या होना चाहिए? समझ लो, यस सर। क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए, क्योंकि क्लोज्ड होगा तभी आप उसके अंदर किसी चार्ज को ट्रैप कर सकते हो। भाई चार्ज को एनक्लोज करना है तो चार्ज को किसी क्लोज डब्बे के अंदर या किसी क्लोज सरफेस के अंदर ही रखना पड़ेगा ना। तभी तो आप बोल सकते हो कि चार्ज से निकलने वाला सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड जिस जो सरफेस में आपने एनक्लोज किया उसके थ्रू पास होके जाएगा। तो जब आप ये बात बोलोगे तभी आप इंटीग्रेट कर सकते हो उस पूरे के पूरे एरिया पे, और तभी ये बोल सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शुड पास थ्रू दिस इमेजिनरी सरफेस या हाइपोथेटिकल सरफेस या गॉसियन सरफेस। तो जब ये सारी की सारी लाइनें उस इमेजिनरी सरफेस से पास करेंगी तो आप सभी की सभी लाइनों को इंटीग्रेट कर लो, यानी कि सभी की सभी लाइनों को काउंट कर लो। तो आप फाइनली बोल सकते हो कि यार मैंने सारी की सारी लाइनों को काउंट कर लिया है, एंड नाउ आई एम 100% सर्टेन कि सारा के सारा फ्लक्स जो है वो यही है पहले, जिसको बोलेंगे ई डॉट डी एस। तो दैट विल बी 5। तो इसीलिए क्लोज्ड सरफेस लेना जरूरी है। अब क्लोज लिया है तो इसके अंदर देखो कुछ पार्ट ऐसा होगा ना, ये जो इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट थी देखो, अब सरफेस की बात कर रहे हैं तो एक ये शीट है यानी प्लेन है। प्लेन क्या होता है? 2D। तो 2D चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, प्लेन है, इसलिए बोल रहे हैं इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि सरफेस पे चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज एक सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आपको लगता है कि जो मैंने गॉसियन सरफेस किया है इसमें इस सरफेस का एक छोटा सा पार्ट ट्रैप हो गया है। यस सर। ये ऐसा गोल सा इसके अंदर का एक टुकड़ा इसके अंदर बंद हो गया है, जिसपे पॉजिटिव पॉजिटिव ऐसे चार्ज था, ब्लू कलर का ही होगा वो, रेड दिख रहा है। तो ये उसको बंद कर लिया है इसने सरफेस के अंदर। तो अब देखो केवल इस चार्ज की वजह से हम लोग देखेंगे कि फ्लक्स कितना इसमें से पास कर रहा है, ठीक है। यानी ये पूरे पूरे इनफाइनाइट प्लेन का एक छोटा सा टुकड़ा जिसपे हम फ्लक्स काउंट कर रहे हैं। तो वी कैन फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दैट पार्ट। कैसे फाइंड आउट करेंगे? आपने गॉसियन सरफेस के अंदर उसको फिक्स कर दिया। अब जैसा पिछले बार किया था वैसा ही देखो, एक ले लिया पॉइंट ए, एक ले लिया पॉइंट बी। पॉइंट बी पे एक एलिमेंट लिया एरिया का, तो देखा आपने कि क्योंकि सर ये एलिमेंट का डायरेक्शन होता है परपेंडिकुलर टू द एरिया इटसेल्फ, तो डीएस डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से हमेशा बाहर की तरफ निकलेगा। तो देखो एक तो जाएगा, जो लेफ्ट में जाएगा वो ये जा रहा, और राइट में जाएगा वो जा रहा। तो आउटवर्ड जाएगा तो दोनों साइड में यूनिफॉर्मली आउटवर्ड जाएगा। सेम तरीका यहाँ ए पे देखो, ए पे भी कोई छोटा सा एलिमेंट रहा होगा, उसमें भी डीएस और ई की डायरेक्शन सेम है। तो इन दोनों केस में थीटा क्या रहेगा? थीटा विल बी 0 यहाँ पे थीटा विल बी
जीरो। जीरो। तो क्या जीरो हो गया। और अब देखो एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो बोलेंगे कि कर्व्ड सरफेस पे, जैसा सी पॉइंट लिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया, सिलेंडर इमेजिन कर सकते हो ना, बेलन आकार बोलते हैं जिसको। अरे रोड पे यस सर। तो रोटी बनती है उसमें बेलन बोलते हैं ना, और सिलेंडर को हिंदी में भी बेलन बोलते हैं। तो बेलनाकार जो आपका आकृति है, बेलनाकार जो आपका 3D शेप है, उसका क्या होता है, एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया बाहर वाला, और दो होते हैं उसके ढक्कन, यानी कि दो उसके फ्लैट सरफेसेस होते हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया से भी तो कुछ फ्लक्स निकल सकता था, है ना भैया। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे आके जा सकती है कि नहीं जा सकती? यस सर। जा सकती थी, लेकिन नहीं जाएगी, क्योंकि मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर इनफाइनाइट प्लेन हो, ऐसा इनफाइनाइट होगा, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। बोला था कि नहीं बोला था? भाई देखो, ये लेफ्ट साइड में अभी थोड़ा रफ सा ड्रॉ कर रहा हूँ फास्ट फास्ट। ये लेफ्ट पॉजिटिव से चलकर और नेगेटिव की तरफ जाएगा। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की या इलेक्ट्रिक फील्ड की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि इट विल एमर्ज परपेंडिकुलर टू द चार्ज सरफेस। ठीक बात है। और अगर ये इंफिनिटी तक जा रहा है, तो इसका मतलब ये भी हुआ कि हमेशा पैरेलल रहने वाले हैं। पैरेलल पैरेलल रहेंगे तो ये कभी मुड़ेंगे नहीं ऐसे। तो जब ये ऐसे नहीं मुड़ेंगे तो हम बोल सकते हैं कि सी के जो थ्रू, जो ये लाइनें ड्रॉ करी है गलत ड्रॉ करती, सी के थ्रू कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं कर सकती। यानी कि इस कर्व्ड सरफेस एरिया में से एक भी लाइन बाहर नहीं जाएगी, ऐसा कोई भी लाइन बाहर नहीं जाएगी। जो जाएंगी ऐसे स्ट्रेट जाएंगी, या तो ऐसे राइट साइड में स्ट्रेट या फिर लेफ्ट साइड में स्ट्रेट। समझे? क्योंकि इनफाइनाइट डिस्ट्रीब्यूशन है, बेंडिंग अलाउड नहीं है। सेम वही लॉजिक लगाओ जब मैंने आपको बताया था कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट होता है। समझे? अब देखो सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों। वो क्या बोलता है, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये तो रट लो, खून में मिला लो इस बात को कि फाई जो होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दैट इज ई डॉट डी एस, और उसी को बोलते हैं क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। हम नहीं बोलते, बोस सर ने बोला, हमने प्रूव करके देख लिया। फिर पहले बार प्रूव किया एक पॉइंट चार्ज के लिए जिसको हमने एक स्फीयर के अंदर एंट्रैप किया, फिर एक पॉइंट चार्ज के लिए किया जिसको हमने रैंडम शेप के लिए किया, वहां भी प्रूव हो गया। फिर हमने गोल्स लॉ से स्टार्ट किया और फाइनली हम पहुंच गए कहां पे, कूलम्ब्स लॉ पे। तो सारी बातें हमें क्लियर हो गई कि भैया आपने बोल दिया और हमने प्रूव करके देख लिया। अब ई डॉट डी एस हमें मिल गई वैल्यू, दैट इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखो क्या करेंगे, जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था भाई, तीन तरीके के एलिमेंट लिए थे, ए बी और सी। तो सिमिलरली करेंगे, पहले ए के लिए ई डॉट डी एस, फिर बी वाले एलिमेंट के लिए ई डॉट डी एस, फिर सी वाले के लिए ई डॉट डी एस, फिर तीनों की वैल्यू लिखेंगे। तो ए के लिए एंगल क्योंकि जीरो है तो ई डी एस कोस 0 डिग्री। बी के लिए एंगल बताओ, 90। बी पे कितना एंगल है? सब बी पे 0 डिग्री। जीरो है। पहले बी को ढूंढो, सबसे पहले बी कहाँ पे है? सब बी पे 0 डिग्री थीटा। बी पॉइंट के ऊपर ये देखो डी एस और ई, क्या दोनों एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं कि 90 डिग्री का एंगल है दोनों? एक ही डायरेक्शन जब दो वेक्टर की चोंच एक ही तरफ हो तो उनके बीच में एंगल क्या होता है? 0। तो यहाँ पे भी बी के केस में भी एंगल क्या आएगा? कोस 0। अब सी पॉइंट पे बताओ कितना एंगल है? सी पॉइंट पे 90 डिग्री। अब इस पे देखो डी एस ऊपर की तरफ भाग रहा है और ई लेफ्ट साइड में, तो इनके बीच का कोण कितना हो गया? 90 डिग्री का कोण। तो इसमें लिख दूं ई डी एस कोस 90 डिग्री, ये वैल्यू लिख दी। अब क्या करेंगे, कोस 90 क्या होता है? 0। तो ये वाला पार्ट तो गया। अब दो बचे, ईडीएस कोस 0, ईडीएस कोस 0। तो ये दोनों क्योंकि सेम है भैया, देखो ये वाला एरिया की वैल्यू और ये इधर वाले एरिया की वैल्यू, ये इधर कर्व बनेगा ना उसकी वैल्यू सेम रहने वाली है। तो मैंने क्या किया, दोनों को इकट्ठा लिख दिया, 2 इंटू ई और इंटीग्रेशन ऑफ डीएस, यानी कोई एक एरिया को इंटीग्रेट कर दो, या फिर अलग अलग करोगे तो भी सेम वैल्यू आएगी भाई। इधर अलग कर लो, इधर एक अलग कर लो, या फिर 2 कॉमन ले लो आप, अगर आपको ये बात समझ आ रही है। तो क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रख दो। फ्लैट सरफेस का एरिया कितना होता है सिलेंडर का? सिलेंडर का फ्लैट सरफेस का एरिया कितना होता है? भाई सिलेंडर को ढक्कन, सिलेंडर का ढक्कन एक सर्कल ही तो होता है, और सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। डीएस इंटीग्रेशन डीएस का मतलब कि ये वाला जो एरिया, ये पूरा, यहाँ से अगर शेडिंग करने लग जाऊं ना, इधर देखो शेडिंग कर ही देता हूँ, रबर इरेजर से समझ नहीं आता। अगर इस वाले एरिया को, इधर वाला ये जो शेड किया, इस एरिया की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो ये आएगी पाई आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू रख दी,
2E/πr²। तो अब मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ किसको, E की वैल्यू को, मुझे E फाइंड आउट करना है। तो दैट मीन्स Q/ε0। देखो अब याद रखना कि हमने फाई की वैल्यू निकाल ली है, ये EDS का मतलब फाई, और फाई का मतलब ही क्या होता है, Q/ε0। तो इस वाली वैल्यू को Q/ε0 के इक्वल रख दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, देखो Q/ε0 इज इक्वल टू 2/ε0 इज इक्वल टू 2 × πr²। तो पिछले स्टेप में हमारी ये वैल्यू आई थी। अब क्योंकि जैसा हमने पिछले बार किया था कि सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर आपको पता है तो इसका यूनिट हो गया कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, और आपको क्या पता होना चाहिए, एरिया। अगर एरिया पता है तो यू विल मल्टीप्लाई सरफेस चार्ज डेंसिटी विद एरिया, देन यू आर गोइंग टू गेट दिस वैल्यू ऑफ चार्ज। तो चार्ज को रिप्लेस करके मैं σ/πr² लिख सकता हूँ, क्योंकि आपने जो 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 इसका पर्टिकुलर पार्ट ट्रैप किया है, ये वाला जो चार्ज यहाँ पे ट्रैप हुआ है वो भी तो πr² के बराबर ही है भैया, इसमें वही समाएगा जो इधर, जो जितना ही ट्रैप करेगा उस वो इसी के बराबर होगा, इसके ढक्कन वाले एरिया के बराबर, इतना ही यहाँ पे अंदर का एरिया रहेगा। तो जो चार्ज ट्रैप हुआ है उस पर आपने सिग्मा दे दी वैल्यू, और एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल चार्ज दैट इज ट्रैप्ड विद इन अवर गॉसियन सरफेस ये हमें मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, σ/πr² करोगे तो टोटल चार्ज एंड ट्रैप्ड मिलेगा। तो Q को रिप्लेस कर देंगे σ/πr² से, और इक्वेट कर देंगे2E/πr²। दोनों साइड वैल्यूज आप क्या है, πr² बच गए तो उड़ा दो, तो क्या बचेगा, E इज इक्वल टू σ/2ε। तो इसको क्या करना है, रिमेम्बर करना है इस फॉर्मूले को। अरे यार इंग्लिश में लिखते हैं गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, इसे रटना है, सिग्मा इज E इज इक्वल टू σ/2ε। ठीक है। यस सर। अब ये सोचो एक बार ध्यान से ना, शांति से बैठ के पहले यहाँ पे ये पढ़ो कि हमने फाइनली निकाला क्या है। हमने फाइनली E की वैल्यू निकाली, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सम डिस्टेंस r। ठीक है, किसी डिस्टेंस r के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने फाइंड आउट करी ड्यू टू दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब देखो कैसे फाइंड आउट करोगे, उस वैल्यूज को कैसे निकाल रहे हो, यहाँ से इस डेरिवेशन को देखो, तो थोड़ा शांति से समझो कि जैसा पिछले क्वेश्चन में अप्रोच था वैसा ही अप्रोच हमने यूज करके यहाँ भी डिराइव किया। फिर हम लोग उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, फिर देखते हैं सोल्व कर पाओगे कि नहीं। पढ़ लिया बच्चों? यस सर। यस सर। अच्छा, जिनको आप अब जिनको कुछ भी शंका समाधान डाउट ऐसा फील हो रहा है ना, थोड़ा धुआं धुआं जैसा फील हो रहा है कि सर कुछ तो नहीं आ रहा, तो वो एक बार अपना डाउट पूछ लो सब बच्चे एक बार, है ना। सर जो हमने सिग्मा लिया है वो पूरे सिलेंडर का, मतलब जो एंडिंग पॉइंट है ए और बी, वहां से लिया है उसका सिग्मा पॉइंट। कौन पूछ रहा है, प्रीति। एक बात बताओ, चार्ज कौन से सिलेंडर के ऊपर है कि शीट के ऊपर है चार्ज? सर शीट पे है। शीट पे है, तो सिग्मा वैल्यू किसके लिए दी गई है क्वेश्चन में, इधर डेरिवेशन में, शीट के। सर शीट तो के ये शीट जो यस हमारी है ना, सर। इसी के लिए सिग्मा वैल्यू दे रखी है। तो शीट का एक ऐसा टुकड़ा, ऐसे सर्कुलर टुकड़ा है, ऐसे ऐसे, ठीक है, उस पे उसके अंदर ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। तो इस वाले को हमने क्या किया कि इस पर्टिकुलर पार्ट को हमने एक ऐसे इमेजिनरी हाइपोथेटिकल सरफेस के अंदर फिट कर दिया, इधर से ऐसे आ गया, तो दूसरी साइड से जो जा रहा है उधर भी, तो ये हमारा सिलेंडर बन गया। तो इसके अंदर चार्ज कौन सा, इस पर्टिकुलर इस वाले टुकड़े का चार्ज है, वही ट्रैप्ड है ना। तो अब इसका एरिया यस सर। देखो, एरिया 1 और एरिया 2 और ये वाला 3 बोल दूं, अगर मैं इस वाले पार्ट को 3 बोल दूं, तो 1 और 2 और 3 का एरिया बराबर होगा कि अलग अलग होगा? सब बराबर होगा। बराबर होगा। आप एक रेगुलर सिलेंडर के अंदर उसको फिट कर रहे हो, तो हर एक पॉइंट पे एरिया क्या रहेगा, बराबर रहेगा। दैट इज वाई हम यहाँ पे अगर चार्ज निकालने की टोटल चार्ज इन दिस 3 नंबर वाला एरिया जो अभी शेड किया, इसमें टोटल चार्ज कितना है, तो दैट विल बी सिग्मा इनटू एरिया ऑफ दैट पार्ट, तो वो होगा πr²। सिग्मा इनटू πr² इक्वल टू चार्ज।
सर हाँ जी, सर जो तो लास्ट लाइन है सर, वो एक बार रिपीट कर सकते हैं आप? खुल के बोलो भाई, थोड़ा जोर से बोलो, खुल के बोलो। लास्ट सर, जो लास्ट, लास्ट लाइन। हाँ, यस, लास्ट एक स्लाइड पे बार। जाना है। तो लास्ट, अरे स्टार्ट तो आज ही किया, लास्ट में क्या बच गया? बताओ, बोलो। लास्ट स्लाइड पे क्या बताऊं बच्चे, नीता? सर जो आपने सेकंड एप्लीकेशन करवाई सर, वो बोल रही थी मैं, उसकी लास्ट लाइन लाइन। यहाँ वाली ना, इस स्लाइड पे कि आगे वाली पे? सर यही वाली स्लाइड। सर जिसमें आपने कोस 90 वगैरह लिखा है ना, वो वाली समझनी है मे बी से। यस अच्छा सर। अच्छा, एंगल एंगल, अच्छा, ठीक है चल तो ठीक। समझ आ गया, पर आपने जहाँ पे कॉस्ट 90 है उसकी किया है आपने, वो राइट फैन से कोस जीरो 90 वाला। को जीरो करेंगे ना बच्चे। कोस 90 क्यों कर रहे हैं? देखो, अरे सॉरी, कोस 90 क्या होता है? जीरो तो होता है यार, कोस 90 डरा Yes. जीरो तो गलत पढ़ा। हाँ, तो क्या बोल रहे हो? 90 डिग्री कहाँ पे आ रहा है? ये देखो ना, इधर देखो। सर उसके आगे सर अच्छा, 2E तो ये हाँ सर। भाई ये देखो देखो, ये वाली पूछ रही है। एक बार ध्यान से देखना, इसमें दोनों वैल्यू बराबर नहीं है। ये वाली ईडीएस कोस जीरो, ईडीएस कोस जीरो, तो इन दोनों को इकट्ठा करके नहीं लिख सकता मैं कि 2 इंटू इंटीग्रेशन ई डी एस कोस 0 डिग्री, ये लिख सकता हूँ कि नहीं भाई? टू टू टाइम्स लिख दिया, एक मिटा के। अब ई क्योंकि कांस्टेंट है तो ई को बाहर ले आया, तो इसका मतलब है 2 इंटू ई। और कोस जीरो क्या होता है? 1 होता है, तो डीएस लिख दिया खाली और 1 उड़ा दिया, तो यही हुआ 2 इंटू डीएस। ये सर, थैंक यू सर। फिर ये वैल्यू इंटीग्रेट कर लो। डीएस का मतलब है किस एरिया का इंटीग्रेशन करना है, गोल वाले का, कर दो, पाई आर स्क्वायर होता है। इंटीग्रेशन करना ही नहीं, हमें रटा हुआ है, हमने सरफेस ही ऐसा इमेजिन किया है कि जिसका एरिया हमें पता है। और बताओ भाई, किसको डाउट है? अगली वाली स्लाइड करो। अगली स्लाइड, ओके बच्चे, हाँ जी, बताओ विशाल। सर ये 2E मल्टीप्लाई ये वाला कैसे आया? कौन सा कौन सा कौन सा? सर 2E वाला। अरे वही तो हमने अभी डिराइव किया ना, ये वाला तो। देखो देखो, यस सर। पिछले पिछले में हमने क्या फाइंड आउट किया? पिछले में क्या ये आंसर आ गया था? 2 इंटू डी एस। ये अभी जो बच्चे ने सर ये पूछा, नीता ने पूछा था, वो क्या था कि सर ये 2 इंटू डी एस कैसे आया? तो बता दिया मैंने कैसे आया। अब डीएस का इंटीग्रेशन आपको पता है कि जो फ्लैट सरफेस था उसका एरिया बताना है, तो इसमें छोटे छोटे एलिमेंट लेके सभी को जोड़ रहे हो ना, तो दैट मीन सबको जोड़ दोगे तो आपको पता है कि पाई आर स्क्वायर ही मिलने वाला है। तो यहाँ पे 2 इंटू पाई आर स्क्वायर आपने डिराइव कर लिया पिछले स्लाइड पे ही। अब वो क्योंकि वो किसकी वैल्यू थी? फाई की वैल्यू थी, और बोजलो क्या बोलता है? फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आपने इसके बराबर रखा, क्योंकि सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, जो अभी एक बच्चे ने डाउट पूछा था, मैं नाम भूल गया कि सर वो कौन से वाले एरिया का है, तो जो अंदर 3 नंबर का एरिया बताया था उसी का आपने एरिया इंटू सरफेस चार्ज डेंसिटी कर दिया, तो सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर मिल गया। दैट क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इज ऑल्सो इक्वल टू सिग्मा पाई आर स्क्वायर, मतलब चार्ज की वैल्यू आपने सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में लिखी थी, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्योंकि फाई की वैल्यू 2 ई इंटू पाई आर स्क्वायर है, तो उसको लिख दो सिग्मा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर उड़ गया, 2 ई इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और इधर 2 ले आओगे तो ई का मतलब क्या है? ई का मतलब है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। सर इन फैक्टर फॉर्म ये वाला। वेक्टर फॉर्म में क्या होता है आप मुझे बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्केलर है कि वेक्टर है? फोर्स वेक्टर है कि स्केलर है? वेक्टर वेक्टर वेक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या बोलती है? कूलाम्बिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो अगर आप एक वेक्टर को एक स्केलर से डिवाइड करोगे तो आपको वेक्टर मिलेगा कि स्केलर मिलेगा? वेक्टर वेक्टर मिलेगा। तो भैया ये वेक्टर हो गया, तो इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना है। वेक्टर फॉर्म का मतलब क्या होता है कि विद डायरेक्शन, कि मैग्नीट्यूड तो लिख ही रहे हो, साथ में डायरेक्शन भी बता दो। तो
कुछ नहीं करेंगे, ई को तो एज इट इज लिख लिया, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और उसमें कोई डायरेक्शन कंपोनेंट ऐड कर दिया, वो आई कैप हो, जे कैप हो, एन कैप हो, कोई भी डायरेक्शन होगी तो लिख दिया ऐसे। यस सर। देखो अब मैं सर बताता हूँ, वेक्टर में लिखना जरूरी है? वेक्टर में लिखना जरूरी नहीं है। देखो वेक्टर क्या होता है ना, कि वेक्टर का मतलब ये है कि आप ये चीज बता रहे हो कि ये जो आप वैल्यू डिराइव किया इसके साथ एक डायरेक्शन कंपोनेंट भी होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इटसेल्फ इज डायरेक्शन डिपेंडेंट, तो उस चीज को लिखना जरूरी होगा ही। भैया ये तो आधी अधूरी बात है, केवल मैग्नीट्यूड की बात है, वेक्टर में लिखना जरूरी है। देखो अब किसी को ये समझ नहीं आ रहा होगा कि सर ये क्या लिखा है, एल, एल इज नथिंग, ये दिखा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज फंक्शन ऑफ एल। भाई ऐसे लिखते हैं ना, एफ ऑफ एक्स, ये तो देखा होगा तुमने, एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर प्लस 2, इसमें ये Yes, एक्स sir. मल्टीप्लाई थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी है कि एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करो, यहाँ आप दिखा रहे हो कि एफ इज सम फंक्शन ऑफ एक्स, एफ वेरी कर रहा है एक्स के साथ, जैसे एक्स एक्स वेरी करेगा वैसे वैसे एफ एक्स वेरी करेगा। कई बार ऐसा लिखा होता है y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो मतलब क्या हुआ कि y की वैल्यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जैसे जैसे x बढ़ेगा y एक्स स्क्वायर के हिसाब से बढ़ेगा, दैट मींस कि y इज सम फंक्शन ऑफ x। इसी प्रकार से यहाँ लिख रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज फंक्शन ऑफ l, दैट इज सिग्मा इनटू 2 एप्सिलॉन नॉट l कैप। तो l डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, ठीक है। अगर ये r डायरेक्शन होता कि r के हिसाब से वेरी कर रहा है तो लिख दो ना, e इज फंक्शन ऑफ r इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ r कैप इज नथिंग बट यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ r। अब वो r कोई भी डायरेक्शन हो सकती है जो आपके उस पर्टिकुलर केस में या उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डायरेक्शन है ना। और पूछो भाई, सर आई कैप। आ गया। सर आई कैप अब आई कैप कितने बार पूछ लोगे पढ़ा तो तुम पढ़ा करो, सही में बोल रहा हूँ मैं, गुस्सा आ जाएगा किस दिन। अच्छा कितने बच्चों को ये कहानी पता है यूनिट वेक्टर वाली, को हैंड रेज करना। देखो इनको भी तो पता है, इनको बताई मैंने, है ना। देखो अब याद करो, हम जिस जिंदगी को जी रहे हैं, जिस संसार में रह रहे हैं, वो 2D है कि 3D है? 3D। The 3D. क्या सोचना है भाई, 3 डायमेंशन है, जिस कमरे में बैठे हो, जहां भी बैठे हो उसमें देखो कोई ना कोई तो कोना होगा ना छत की तरफ, उसमें 3 एक्सिस होंगी, एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल और एक उसके परपेंडिकुलर, ऐसे 3 एक्सिस दिख रहे होंगी कहीं भी कोने में। तो आप देखो एक एक्स एक्सिस होगा, एक वाई एक्सिस होगा और एक जेड एक्सिस होगा, ये तीनों आपस में म्यूचुअली होंगी परपेंडिकुलर, दैट मींस दीज 3 एक्सिस आर गोइंग टू बी परपेंडिकुलर। और इन 3 एक्सिस की मदद से ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, यानी पॉइंट ओ होता है ना जिसको बोलते हैं 0,0,0, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आप बता सकते हो किसी भी अदर पॉइंट, सम पॉइंट पी का क्या बोलते हैं, रिलेटिव पोजीशन, है ना। मान लो x की वैल्यू यहाँ 3 है, y की वैल्यू 2 है और z की वैल्यू 1, ठीक है। 3,2,1 एक पॉइंट P है, वो क्या है, इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इतनी दूरी पे है, ठीक है। अब आप इसको डिफाइन करते हो, मैं बोलता हूँ कि एक्सिस ऐसे बनाते थे ना, ऐसे सबने बनाया होगा 1 2 3 4 Yes, 5, sir. यस सर। तो आप और ऐसे ही y में बनाओगे, तो ये ऐसे लिखने का कारण क्या है भाई, आप एक एक स्टेप जा रहे हो ना बढ़ते हुए, यानी फर्स्ट स्टेप से दूसरे पे गए, तीसरे पे गए, चौथे पे, आप देख रहे हो कि कोई पॉइंट जो है वो कितने स्टेप पे है गिवन पॉइंट से। मान लो मैं बोलता हूँ कि आई वांट टू फाइंड आउट सम पॉइंट P2, जो होगा कि 2 स्टेप्स इन x एंड देन 2 स्टेप्स इन y एंड देन 0 स्टेप्स इन z। तो उसको मैं ऐसे करूंगा ना, पहले ओरिजिन पे बैठूंगा, फिर एक स्टेप लूंगा, फिर दूसरा स्टेप लूंगा, हाँ जी x पे पहुंच गए 2 स्टेप में, ठीक है। अब y पे 2 स्टेप चाहिए, तो y पे 1 स्टेप, y पे 2 स्टेप, यानी कि यहाँ रहेगा। और z पे 0 स्टेप, यानी कि z में कहीं नहीं जाना, तो मेरा पॉइंट P2 कहीं यहाँ रहेगा, उसको मैं बोल दूंगा 2,2,0। ऐसे ही करते हैं ना भाई, पोजीशन निकालते हैं तो। Yes, अब sir. यस सर। अब ये जो स्टेप है, जो मैंने स्टेप लिया, ये छोटे से छोटा इकाई या छोटे से छोटा स्टेप होता है, वही होता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब है कि एक गिवन डायरेक्शन में आप स्टेप ले रहे हो, उस डायरेक्शन के से मल्टीप्लाई करना है आपको एक्स, यानी आई कैप का मतलब होता है एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, वाई कैप वाई में होता है जे कैप वेक्टर और जेड में होता है के कैप। तो अब जब आपको बोलना है कि आपको एक्स में 2 स्टेप जाना है, तो आप उसको लिखोगे 2 स्टेप्स इन आई कैप डायरेक्शन, समझ रहे हो, 2 स्टेप्स इन आई कैप।
आई कैप का मतलब एक्स Yes. डायरेक्शन में 2 स्टेप जाने हैं जी। वाई में लिखना है तो फिर वाई में जे कैप जेड में 0 मतलब 0 के कैप T2 लिखा है ना विद रिस्पेक्ट, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 0 के कैप। समझ रहे हो? तो ये जो कैप है ना, दिस इज द डायरेक्शन पार्ट। ये आपको कोई डायरेक्शन में मूव करना है। अब जैसे आपको यहाँ मूव करना था तो आपको समझ आया कि कौन सी दिशा में आपको मूव करना है, सिंपल सी बात है। अब इसको फॉर्मूला लिखने है तो मान लो ऐसे लिखेंगे, आई कैप इज नथिंग बट यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन। तो मतलब हुआ कि एक्स डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स। समझे? कोई रैंडम वेक्टर होगा, मान लो वेक्टर है ई वेक्टर है, उसका मैं बोलता हूँ कि इट इज एल का फंक्शन है, तो ई का जो मैग्नीट्यूड होगा यानी ई के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा, दैट विल बी नथिंग वेक्टर ई डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ई। यानी एक वेक्टर होगा, उसको उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो उस वेक्टर के डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। सिंपल सी बात। तो यही है आई कैप जे कैप के कैप। अब जिनको अब भी समझ नहीं आया वो लोग रिवीजन करना, जो वेक्टर्स का नोट शेयर किया था। अगर खो गया है, गुम गया है तो मैसेज करते हैं ना, दोबारा ठीक है? यस सर। क्या अनुमति है तो आगे बढ़ सकते हैं बच्चों? यस Yes, sir. ठीक है, तो बिफोर प्रोसीडिंग एनी फर्दर, हमारे बीच से हम लोग 44 थे, अभी हम लोग 41 है, तो ज्ञानियों की संख्या कितनी हो गई? ऐसे ज्ञानी जो सोच रहे हैं कि खुद से पढ़ लेंगे, अभी नहीं हो रहा, फिर हो जाएगा यार, पढ़ लेंगे, पढ़ाई तो है, कहाँ जा रहे हैं। कितने? अभी 40 हो गए, वाह शाबाश। कितने बचे बच्चों? 4. 5 ये ज्ञानी। 4 महापुरुष जो हैं हमारी कक्षा में, 4 महापुरुष हैं, महाज्ञानी अखंड प्रचंड महापुरुष लोग हैं। इनको सर्वस्व का ज्ञान है, मतलब पूरे ब्रह्मांड का इनको ज्ञान हो चुका है। अब वो उस भाव में आ गए हैं कि क्या ही पढ़ा देंगे सर, हम तो खुद पढ़ लेंगे, है ना? तो उस भाव के वशीभूत होकर इन द कंपल्शन ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग क्विट कर रहे हैं कि अरे बस हो गया सर, अब कितना ही पढ़ाओगे सर, नन्ही सी जान है सर, जान निकल जाएगी। तो उस भाव में हमें नहीं जाना है ना। उससे अच्छा बोल देना है कि सर थोड़ा सा ब्रेक ले लो सर, सर हम लोग मर जाएंगे सर, ऐसे बोल सकते हैं ना। चैट बॉक्स में किसने बोला मना करने के लिए? कभी बोला है आपको कि चैट बॉक्स में गलत सलत बातें नहीं बोल सकते? बोल सकते हो यार कि सर नहीं आ रहा समझ, सर बस करो सर। हाँ जी। अच्छा, कुछ चीज पूछनी थी तुमसे, मेरे को एक अच्छी सी बात पूछनी थी यार, भूल गया। यस सर। अ, यस सर। मुझे लग रहा था, मुझे ना एक बैठे बैठे कुछ विचार आ रहा था, मुझे लगा कि मैं बच्चों से भी पूछूंगा कि क्या उनको भी ऐसा फील होता है। यार सर क्या? एक तो बारिश के बारे में पूछ रहा था यार, वो अब बात याद आएगी नहीं। वो जब फिर याद आएगी ना, मैं नोट करके रखूंगा, तुम्हारे से अगली क्लास में पूछूंगा। अच्छा तुम ये बता दो, चलो चैट बॉक्स में बताना है ना, ऐसे वैसे मत बताना। दिन में, यस। एक दिन में कितना घंटा फोन चलाते हो अपार्ट फ्रॉम क्लास? मतलब क्लास में तो चलो आपको क्लास लेनी है, फोन चलाने का मतलब है फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, यूट्यूब रील, इंस्टाग्राम रील, इतना भी माल मसाला बच गया आउट ऑफ क्लास, उसको जोड़ के बता दो कि लगभग कितना आप घंटे फोन चला लेते हो। जेन्युइनली बताना, ना किसी को घर वालों को बता रहा, ना आपको बता रहा, ना किसी को बता रहा, बस ये है कि जिस जो ये बोल रहे ना कि सर जितना मौका बैठ जाए उतना फोन चलाता हूँ मैं, तो माहौल सेट हो जाए तो मैं तो 4 घंटे चला लूँ, तो 4 घंटे बोलो बिंदास, ताकि पता चल जाए कि यार तुम कितना यूज कर रहे हो। तो इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, मैं खुद चलाता हूँ यार, तुम्हारे से क्या बोलूंगा। ओके, मतलब बात ऐसी है कि लोग, सब लोग 1 घंटा 1.5 घंटा, कोई है हमारे बीच में धुरंधर जो कोई 4 घंटे की बोली लगाने वाला है? सर 4 घंटे? No, sir. कोई? No, sir. बोले सर सांस लेने की फुर्सत है नहीं, जान निकल जाती है मुश्किल से, टांग भा समेट के होमवर्क करते हैं, और आप बोल रहे हो फोन। Yes, फोन sir. वो क्या होता है? कोई ऐसा भी है कि सर फोन फोन क्या होता है सर? यस सर। Yes, sir. सही है, Yes, sir. समझ सकते। देखो 0 आवर लिखने वालों का यही भाव है। तो ठीक है, 1 घंटा 1.5 घंटा ठीक है यार, मूड लाइट करने के लिए इतना सही भी है। धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि और पढ़ाई की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबके हालात ऐसे ही हैं, सब लोग एक ही कश्ती में बैठे हुए हैं। तो एक कहावत बताई थी, आपको याद है कि
लहरों से डरकर नौका पानी की और कोशिश कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, तो हम लोग कोशिश करेंगे और हम लोग जीतेंगे, है ना। हम लोग वी विल बी सक्सेसफुल वन डे, राइट। तो उसी डायरेक्शन में आना है और उसके लिए जितना भी सही। अच्छा, आपको तो मैंने बहुत लंबा चौड़ा ज्ञान दिया था एक दिन, मुझे याद आ गया। तो उस डायरेक्शन में यस सर। अच्छा एफर्ट करना है, ठीक है। और नहीं तो जो है ना, तुम्हारी है ना, मैं कुटाई करवा दूंगा। कुटाई समझते हो क्या होती है? यस यस सर। और कुटाई कौन करेगा? सर आप सर आप अरे मैं तो कैसे करने आऊंगा कुटाई? पापा पेरेंट्स। आपके आदरणीय पिताश्री या फिर आपकी आदरणीय माताजी या फिर आपके आदरणीय ज्येष्ठ भ्राताश्री या फिर जो भी आपके रहेंगे कुटाई श्री वाले डिपार्टमेंट के जो हेड है, उनसे आपके संपर्क करवाऊंगा मैं। कोमल मैम या फिर कोमल मैम है ना आपके आपके यहाँ पे? नो सर। हाँ सर। रोहित सर है। रोहित सर रोहित सर से बोलूंगा कि सर बच्चों की कुटाई की व्यवस्था करवाई जाए, तो वो फिर आपके घर पे कॉल करके कुटाई की प्रबंध करा देंगे, फिर देखना होगी कुटाई। नो सर कुछ बच्चे इतने खतरनाक है भाई। मेरे को बताया एक बच्चे के पेरेंट ने कॉल करके कि सर 30 नंबर आए मेरे बच्चे के, और उसने पता है क्या रिकॉर्ड शेयर किया घर पे? कितना बताओ तुम लोग, कितने शेयर करोगे? 20 बढ़ा के कितने कर दिए बताओगे? 40। और बढ़ाओ, और 40 बढ़ाओ, 100 और बढ़ाओ। 90 45 सर 200 उसने ये कर दिया, 20 तो एज इट इज रखे, एक और लगा दिया। अब वो उसकी मम्मा बोल रही कि सर मुझे अपनी बेटी पे पूरा भरोसा है कि ये इतने नंबर ला ही नहीं सकती कभी। देखो, मतलब उसने उसकी इज्जत का इतना फलूदा हो रखा है घर पे, इतनी बेइज्जती फजीयत हो रखी है कि उसके घर वाले बोल रहे हैं कि सर इतने नंबर तो आ ही नहीं सकते इसके। अब सोचो, तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है ना। अगर वो बच्चा इस क्लास में, Yes, sir. बुरा नहीं मानना यार, बुरा नहीं, नाम तो मैंने बताया नहीं। तो जो है अपना जो है सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, क्योंकि हम लोग आपसे दूर है, एक लिमिटेड वे में ही कनेक्ट कर पाते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था कि रिक्वायरमेंट क्या चाहिए। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है बी ट्रूथफुल। आप ना अपने से और अपनी पढ़ाई से, अपनी स्टडी से ट्रूथफुल, ठीक है। चलो, अब डाउट किसी को था तो पूछो, नहीं तो एक छोटा सा हल्का सा और करा देता हूँ। सेम जो फॉर्मूला अभी डिराइव किया था ना, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इस फॉर्मूला को यूज करके हम सिंगल प्लेट के लिए हमने डिराइव किया था, अब 2 प्लेट के लिए बात करते हैं। एक प्लेट हो गया, दूसरा प्लेट हो गया। तो पहले तो एक ही प्लेट थी जिसपे सिग्मा डेंसिटी थी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, लेकिन अब 2 आ गई। एक ये लेफ्ट साइड वाली जिसपे सिग्मा 1 है, ज्यादा है, और दूसरी सिग्मा 2। देखो सिग्मा 1 पे बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज हैं और उससे कम डेंसिटी Yes, sir. पे सिग्मा 2 पे। तो हम लोग बोलेंगे कि दिस इज केस 1, जहाँ की सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2, मतलब सरफेस डेंसिटी ऑफ दिस चार्ज ऑन द फर्स्ट प्लेट इज ग्रेटर देन द सेकंड प्लेट। तो हमें लिख भी दिए विजुअली। अब देखो क्या होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों से आउट बाहर की तरफ जाएगा इलेक्ट्रिक, है ना। तो देखो पहले वाले से E1 निकल रहा है और दूसरे वाले से E2 निकल रहा है। तो E1 चला फर्स्ट प्लेट से लेफ्ट साइड में भी चला गया, और फिर राइट साइड में भी इधर भी आ गया, और राइट साइड में इधर भी चला गया। सिमिलरली E2 से जो निकलेगा वो इधर जाएगा और इधर भी जाएगा। अब क्या होगा, देखो हमारे पास 3 रीजन बनेंगे, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3, मतलब 3 अलग अलग प्रकार के स्पेसिस होंगे। रीजन 1 में खाली एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जिसको बोलेंगे E1। रीजन 2 में दोनों काम कर रही है, और रीजन 3 में तीनों काम कर रही है। रीजन 3 में ये है, दोनों है एक्चुअली। देखो रीजन 1 में भी दोनों है, 2 में भी दोनों है, 3 में भी दोनों है, बट उनका डायरेक्शन अलग अलग है। अब डायरेक्शन के हिसाब से हमें नेट कंपोनेंट मिलेगा। देखो फर्स्ट रीजन यानी कि ये वाला लेफ्ट वाला, इसमें दोनों का डायरेक्शन सेम है भाई। 2 वेक्टर है, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 एंड E2, दोनों सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है, यानी लेफ्ट साइड ही। देखो इधर E2 भी लेफ्ट में है और E1 भी लेफ्ट में। तो क्या होगा, दे विल सिंपली ऐड टुगेदर। ऐड करने के लिए सिग्मा 1 का सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 2 बाय एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों को जोड़ोगे तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। देखो ऐसा होगा बच्चों, E1 की वैल्यू रहेगी
सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला ड्राइव किया था सिंगल प्लेट वाला। फिर E2 क्या रहेगा? सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। अब अगर आपको नेट ई की वैल्यू निकालनी है, दैट मीन्स E1 प्लस E2 अगर करना है तो क्या करोगे भैया? कुछ नहीं कर सकते, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। डिनोमिनेटर सेम है तो ऐसे कॉमन ले लो और उस ऊपर वाली वैल्यू सिंपली ऐड हो जाएगी। वही लिख दिया यहाँ। दूसरे रीजन में यानी रीजन 2 इधर वाले स्पेस में दोनों एक दूसरे के अपोजिट पॉइंट कर रही हैं, ठीक है? तो क्या होगा? वी हैव टू सब्ट्रैक्ट ग्रेटर फ्रॉम, जो बड़ी वैल्यू है उसमें से छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है। तो क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 ज्यादा है तो इसीलिए यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकलेगा। ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकलेगा मतलब उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा, मतलब E1 बड़ा तो E1 में से E2 छोटा वाला वैल्यू माइनस कर देंगे तो क्या आएगा? सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। और तीसरे में दोनों ऐड होंगे क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं राइट साइड में, तो ये सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला का एप्लीकेशन है खाली, क्योंकि आपने एक प्लेट के लिए डिराइव कर लिया तो दोनों प्लेट के लिए आपको अलग अलग मिल जाएगा। यस और नो? यस सर। अब इसमें किसी को डाउट है कि क्या हो रहा है? अगर डाउट है तो पूछो, नहीं तो सिंपल एप्लीकेशन है वैसे। यस सर। यस सर। बढ़े आगे? यस सर। यस सर। वैसे ये नोट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, दिक्कत आएगी नहीं, रिवीजन में कोई टेंशन नहीं आएगी। अब देखो, अब तो होगी दो प्लेट जिन पे सिमिलर चार्ज था। अब देखना क्या होगा, एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होगा? सेम फॉर्मूला लगाना है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसमें भी तीन अलग अलग रीजन बनेंगे, रीजन 1 2 रीजन 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। तो देखना क्या होगा, एक लेफ्ट साइड पॉइंट कर रहा है एक राइट, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। यस सर। यस सर। अब इस वाले रीजन में दोनों सेम साइड पॉइंट कर रहे तो दोनों ऐड हो जाएंगे 2 में, और थर्ड में लगा तो फिर से सब्ट्रैक्ट हो गए, बस और कोई डिफरेंस नहीं आया। यस सर। फिर केस 3 आएगा, केस 3 में क्या होगा? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कर लो सर, कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव आ गया। इसमें देख लो रीजन 2 रीजन 3 रीजन। अब इसमें क्या है ना, इन दोनों में जो ये इसका केस का एक और भी है असम्पशन कि सिग्मा दोनों में बराबर है, जो ये डेंसिटी है ना दोनों की बराबर है, बट साइन अपोजिट है। एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से एक नेगेटिव की वजह से, तो दोनों को जब आपने सब्ट्रैक्ट किया तो जीरो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरे में किया तो यहाँ पे दोनों ऐड हो गए तो आपको मिल गया ये वैल्यू। तो तीसरे में किया तो फिर से सब्ट्रैक्ट हुआ, फिर से जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बस एप्लीकेशन, ठीक है? तो तीनों के तीनों केसेस आपको समझ आए कि नहीं आए? यस सर। यस सर। अब देखो इस वाले को करेंगे अगली क्लास में क्योंकि इसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा। इसको छोड़ते हुए आपको कुछ क्वेश्चंस दिखा देता हूँ तो आप लोग आंसर कर तो मिलिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे अगली क्लास में ना। ड्रॉप नहीं करेगा, सब लोग क्वेश्चन करके जाएंगे। जो ड्रॉप करेगा ना उसको मैं मम्मी कसम दे दूंगा, ठीक है? मम्मी कसम काम करती है नहीं करती तुम पे? यस सर। सबसे खतरनाक वेपन है ये सबसे Yes, sir. खतरनाक Yes, sir. छोटे बच्चों के लिए सबसे खतरनाक वेपन है। बच्चा मान नहीं रहा, उसको बोल दो वो बोलेगा अरे यार कर ही लेता हूँ, फिर नहीं देंगे नहीं देंगे भाई, कसम नहीं देंगे, टेंशन मत लो। बोलने का है, मजाक की बात। हम लोग मजाक नहीं करते, जितना आप अपनी माता श्री से प्यार करते हो हम भी उतना ही करते हैं ना। तो चलो तो देवियों सज्जनों, ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और आपका समय शुरू होता है अब। करो, चैट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। जरूरी नहीं है इसी से रिलेटेड हो, जो आज से पहले पढ़ा है उससे भी रिलेटेड हो सकता है। क्या हो गया भाई, आंसर नहीं दे रहे तुम लोग? सन्नाटा पसर गया।
ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ए देखो पहले क्वेश्चन समझते हैं फिर आंसर की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। A positive point charge Q is brought near an isolated neutral metal cube. न्यूट्रल मतलब जिसपे कोई नेट चार्ज अभी है नहीं, मेटल मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सके, मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज पॉसिबल। तो क्यूब का मतलब तो होता है कि ऐसा 3D शेप जिसके सारे के सारे एजेस होंगे बराबर, ठीक है। तो बना ही लेते हैं फिर एक क्यूब, और इस क्यूब के पास ले आते हैं एक चार्ज क्यू को। एक बड़ा सा चार्ज क्यू जब किसी क्यूब के पास आएगा, दैट मीन्स अब मेटल है तो क्या करेगा, इसको पोलराइज मतलब इसमें क्या करेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को रिडिस्ट्रीब्यूट कर देगा। इसका 2D तरीका दिखाता हूँ मैं, 2D इंप्रेशन, 3D में समझ नहीं आएगा। भाई ये चार्ज क्यू था, अब देखो एक क्यूब है, क्यूब मतलब ऐसे रेक्टेंगल सा बना लेते हैं, मेटालिक क्यूब है, 3D है, पीछे पीछे जा रहा है कुछ। तो अब देखो क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का मोशन पॉसिबल है, तो क्या इसमें लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? यस सर। Yes. और जब इलेक्ट्रॉन आएंगे तो उसके अपोजिट में पॉजिटिव चार्ज दूर भाग जाएगा, मतलब Yes. यस और बीच में क्या होगा? सर स्पेस होगा। Space. स्पेस होगा नहीं, चार्ज के रिस्पेक्ट में बताओ, चार्ज होगा पॉजिटिव की नेगेटिव की नहीं होगा? सर होगा। दोनों होंगे यार, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होंगे, मतलब कहीं पॉजिटिव कहीं नेगेटिव। मतलब ये इसका अंदर वाला पार्ट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा, इसमें पॉजिटिव भी रहेंगे नेगेटिव भी रहेंगे, पॉजिटिव भी रहेंगे नेगेटिव भी रहेंगे। केवल इसके एजेस जो है ना, मतलब नजदीकी वाले पे आ गया नेगेटिव और दूर वाले पे पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि सरफेस ऑफ द क्यूब गेट्स नॉन यूनिफॉर्म चार्ज। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है कि कहीं ये नेगेटिव था फिर यहाँ पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ऐसे रहेगा। मतलब कि यूनिफॉर्म होता तो हर जगह सेम रहता। और इंटीरियर ऑफ द क्यूब रिमेन्स चार्ज फ्री। चार्ज फ्री मतलब कि नॉन, जो पॉजिटिव और नेगेटिव है ना, उनका रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, उनमें कोई डिस्पैरिटी नहीं है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टर्ब्ड नहीं है। इसका मतलब हो गया कि ऑप्शन डी सही है। अब देखो इंटीरियर बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज एंड द सरफेस ऑफ द क्यूब बिकम नेगेटिवली चार्ज। किसी को सी लग रहा होगा ना, उसमें उनका कंफ्यूजन दूर करता हूँ। और ए और बी वाले तो भैया भूल जाओ, ए और बी का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है कि ए सही हो सकता है कि बी सही हो सकता है, उसका तो कोई डिस्कशन का भी पॉइंट नहीं है। सी वालों को मैं एक बार एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि सी पॉइंट क्या बोल रहा है कि इंटीरियर बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, मान लेते हैं तुम्हारी बात। तो ये ऐसा बोल रहा है कि बाहर वाला एजेस बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, यानी बाहर ऐसे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा हर एक एज पे, और अंदर आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप पॉजिटिव चार्ज क्यों लेके आए हो और ये नेगेटिव, तो समझ आता है कि पॉजिटिव विल अट्रैक्ट नेगेटिव ऑन द लेफ्ट साइड, और फिर ये नेगेटिव का क्या मतलब है, ये नेगेटिव दूर क्यों भाग रहा है? समझ रहे हो ना? Yes, sir. ये वाली कंडीशन इम्पॉसिबल है। तो सी पॉइंट क्या होगा फिर? गलत होगा भाई। डिस्ट्रीब्यूशन तो ऐसा ही होगा कि इधर नेगेटिव आएगा तो इधर पॉजिटिव आ जाएगा फिर। Yes, अंदर sir. वाला, अगर इसका एक्सट्रीम केस देखो, डी वाले का एक्सट्रीम केस और ड्रॉ करता हूँ। इसकी ये जो आपका क्यूब था ना, इसमें ऐसा हो गया कि सर इतना बड़ा चार्ज लिया है बाहर से, इतना हाई मैग्नीट्यूड का चार्ज लिया है कि प्लस प्लस क्यूब, ऐसे मतलब ड्रॉ करने के लिए ऐसा होता है ना कि जैसे फोन होता है प्रो मैक्स अल्ट्रा प्रो एचडी, उस तरीके का चार्ज क्यू है ये। अब देखो इसमें क्या हो गया कि ये क्या करेगा कि इसने नेगेटिव चार्ज लेफ्ट पार्ट में नेगेटिव इकट्ठा कर दिया सारा, और राइट में पॉजिटिव। भाई एक्सट्रीम केस यही हो सकता है। इसके बाद अगर फोर्स लगाएगा तो फिर एमिशन हो जाएगा, फील्ड एमिशन जिसको बोला था हमने, डिस्कशन किया था ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से भी एमिशन होगा। भाई बाहर से चार्ज आया, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा तो इतना तो ऐसे होगा नेगेटिव पॉजिटिव। अब इसके बाद भी उसके पास कुछ कसर रहेगी तो बाहर निकाल लेगा चार्ज को। ये एक्सट्रीम केस है इस वाले का। तो इसमें भी लेफ्ट में नेगेटिव पॉजिटिव, तो बीच में तो पॉजिटिव का सीन ही नहीं है, और पेरीफेरी पे नेगेटिव का कोई सीन है नहीं, तो सी गलत। अब ए और बी वाले देखो, क्यूब बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। अरे नेगेटिवली चार्ज बन जाएगा तो फिर पॉजिटिव कहाँ जाएगा उसका, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यूब बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज तो पॉजिटिव नहीं बन सकता,
भाई ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ही होगा क्योंकि सिर्फ आप ब्रोट नियर किया, आपने टच नहीं किया। अगर इस पॉजिटिव चार्ज को टच कर देते तो ये पॉजिटिव का कुछ पार्ट यहाँ पॉजिटिव ट्रांसफर हो जाता, उसमें फिर ऑप्शन सी ए सही हो जाता, सॉरी बी सही हो जाता कि क्यूब पे भी कुछ पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर हो गया है। तो दैट इज द पॉसिबिलिटी। बाकी ए गलत, बी गलत, सी गलत और डी ऑप्शन सही। ओके ये और कर दो फिर हम लोग ड्रॉप करेंगे। आपकी क्लास तो नहीं है इसके बाद? नो सर। ये क्वेश्चन और कर दो फिर अगली क्लास में। इसका आंसर चैट बॉक्स में डालो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स 5, TDS cos थीटा होती है इसकी वैल्यू। If the flux of the electric field through a closed surface is zero, then electric field must be zero everywhere on the surface. The charge, total charge enclosed within the surface must be zero. The electric field must be uniform throughout the closed surface. The charge outside the surface must be zero. इसको ना ढंग से देख के आना। तुम लोग सभी लोग इसका आंसर गलत दे रहे हो इतना पढ़ाने के बाद। ऑप्शन सी सही है इसका, सी भी, ऑप्शन बी सही है। होमवर्क है अभी तुम्हारे लिए, इसको पढ़ के आना, ठीक है। तो टोटल चार्ज एनक्लोज, भैया यही तो बातें कर रहे हैं कि एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया, उसके अंदर अगर टोटल चार्ज जीरो है ही नहीं चार्ज, तो इसका मतलब इससे थ्रू क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस गॉसियन सरफेस ही तो था, इज जीरो। फ्लक्स जीरो है मतलब अंदर चार्ज क्या है, जीरो। ऑप्शन बी सही। पता नहीं क्या ए बी क्या चल रहा है भाई, सोच के आंसर किया करो। यही तो स्किल्स हैं जो डेवलप करनी है, अदरवाइज फिर कैसे करोगे। हाँ अभी देखो हम तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे जब तक तुम सही से करोगे। तुमने खुद ही बोला था कि सर कैसे भी करके सिलेक्ट